ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, ये एक तरीका था जिससे हम लोग अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज को सॉल्व कर सकते हैं, जो जनरल मेथड है, जो किरचॉफ के जंक्शन रूल लूप रूल पे बेस्ड है, जिसको लिए हम कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट विदाउट सिमेट्री, कॉम्प्लेक्स सर्किट एनालिसिस। सर वो इसमें क्या बता दो, करते हैं? हाँ सर वो बता दो, डेल्टा स्टार वाला समझ नहीं आया था। हाँ, तो पहले डेल्टा स्टार ही देख लो। यहाँ चेक करो AMNB, क्या यहाँ कोई डेल्टा दिख रहा है? डेल्टा सिंबल दिख रहा है? यस सर। कौन सा? नाम सर लो दो उनका। है, दो दो है, है, तो कोई AMN एक, और BMN। तो कोई एक ले लेते हैं। AMN हमने ले लिया। इसमें कितने रेजिस्टेंस है? 3। 3। इस 3 रेजिस्टेंस को 3 ही रखेंगे, लेकिन वो डेल्टा से किस में बदल जाएगा? स्टार में बदल जाएगा। स्टार में बदल जाएगा तो स्टार कैसा दिखेगा? पहले डेल्टा कैसा दिख रहा है? मान लो डेल्टा ऐसा दिख रहा है, यहाँ मैंने नाम लिखा ये M और ये N, तो ये AMN फिर रहेगा तो वही AMN, AMN, लेकिन ये जो सर्किट है ये किससे किस में बदल जाएगा? ये बीच में एक और पॉइंट आ जाएगा और यहाँ 3 रेजिस्टेंस फिर दिखेगा, लेकिन ये बन गया एक स्टार। ऊपर वाला जो है ये क्या है? ये है डेल्टा। ऊपर वाला जो सर्किट है ये है डेल्टा, मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं, उसे देखो। अब ये कन्वर्ट कैसे करते हैं उसके लिए समझो। यहाँ मान लो देखते हैं R1, यहाँ देख रहे हैं R2 और यहाँ देख रहे हैं R3। तो जब तुम्हें उनको स्टार में बदलना होता है तो क्या करते हैं? M वाले से रिलेटेड कौन कौन से सिंबल हैं? N वाले से रेजिस्टेंस कौन कौन से N से जुड़े हुए रेजिस्टेंस हैं? एक R1 और एक R2, यही ना? R1 और R2 को प्रोडक्ट में ले लेंगे। R1 और R2 को क्या करेंगे? प्रोडक्ट में ले लेंगे और नीचे क्या लिख देंगे? R1 प्लस R2 प्लस R3। अब N से रिलेटेड कौन कौन है? N से जुड़ा हुआ है एक R2 और दूसरा R3, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे और ये ओम स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में आप R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख देंगे तो वो ओम आ जाएगा। ओम स्क्वायर अपन ओम, ओम में बदल गया। ए से जुड़े हुए कौन कौन है? एक R1 और एक R3, उनका प्रोडक्ट ले लेंगे, ये ओम स्क्वायर हो गया और नीचे में ओम, मतलब सबका सम लिख देंगे। सबका सम लिख देंगे मीन्स R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 प्लस R2 प्लस R3 हर एक में नीचे में लिखना है आपको। R1 प्लस R2 प्लस R3 हर एक के नीचे में आपको लिखना है। जैसे M वाला कौन कौन था पहले आपने देखा था? M से जुड़े हुए जो दो थे, एक कौन था? R1 और दूसरा कौन सा था? R2। और नीचे कौन आ जाता? R1 प्लस R2, तीनों का सम जो डेल्टा में दिख रहे हैं, प्लस R3। और ये R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे ही हर एक के नीचे में आने वाला है। दूसरा वाला क्या था? दूसरा वाला था N। N से जुड़े हुए कौन कौन से थे? R2 R3, R2 इंटू R3 और नीचे में कौन आ जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R3। तीसरा वाला कौन सा है? तीसरा वाला है ए से जुड़ा हुआ कौन कौन है? R1 R3, R1 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R3। ये 3 ऑप्शन अपने पास है, 3 ऑप्शन अपने पास है। अब करना क्या है अपने को? यदि ऐसा करेंगे तो क्या होने वाला है यहाँ चेक करो। M और N पॉइंट को देखो, M और N पॉइंट के
राइट साइड में तो दो रेजिस्टेंस थे ही 4 एंड 5, अब लेफ्ट साइड में भी दो रेजिस्टेंस देखो, तो यहाँ m वाला क्या आएगा 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3, n के साथ वाला क्या आएगा 2 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3, a के साथ वाला क्या आएगा 1 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3। और अब देखिए ये a से जुड़ा हुआ 1/2 हो गया, m से जुड़ा हुआ 1/3 हो गया लेफ्ट साइड वाला, n से जुड़ा हुआ 1 हो गया 6/6 होने के कारण। और अब आप कह सकते हो 4 और 1/3 आपस में किस में है सीरीज में, 5 और 1 किस में है सीरीज में, आपस में वो किस में हो जाएंगे पैरेलल में, 1/2 के साथ क्या हो जाएगा सीरीज, तो सम करके रिजल्ट तक पहुंच गए, RAB हो गया 187/62 ओम। ओके सर। इसी में नेक्स्ट यदि आप एनालाइज करते हैं, इसी में यदि नेक्स्ट एनालाइज करते हैं तो चेक करिए, यदि हम लोगों ने एक और एग्जांपल देखा, एक और एग्जांपल देखा, यहाँ देखिए ध्यान से, ये 2141 है, ये भी तो बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज नहीं है, और बीच में ये है 3, और बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज नहीं है, या तो हम जाएंगे लूप रूल जंक्शन रूल वाले एनालिसिस में, और नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है, हम नोडल एनालिसिस स्टार डेल्टा अप्लाई करें। तो यहाँ डेल्टा है तो स्टार में बदलते हैं, M N और A पॉइंट, M N और A पॉइंट। यदि हम लोग देखते हैं M N और A पॉइंट, तो उनको लिखने के बाद एक M से जोड़ेंगे रेजिस्टेंस, एक N से और एक A से, और बीच में कहीं उनका कॉमन पॉइंट होगा O। M वाला कितना हो जाएगा, M वाला हो जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3 प्लस 4, N वाला कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 3 प्लस 4, और ये वाला कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 3 प्लस 4। बाकी की सीरीज पैरेलल कर देंगे। इसके नीचे में देखिए 1 1 3 है, 2 2, तो यहाँ पे 3/2 1/2 ये तो बैलेंस है नहीं, इसका मतलब मुझे डेल्टा को किस में बदलना पड़ेगा, लेफ्ट साइड वाला डेल्टा मैं स्टार में बदल दे रहा हूँ, M N और A, बीच में एक पॉइंट O आ जाएगा, ये कोई भी पॉइंट। तो अब M से जुड़ा हुआ ये जो रखेंगे उस पर क्या लिखेंगे हम 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 3, N से जुड़ा हुआ होगा क्या लिखेंगे 1 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 3, और A से जुड़ा हुआ होगा क्या लिखेंगे 1 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 3। ऐसे एनालाइज हम कर सकते हैं। अगला चेक कर लीजिए 2 3 और 2 है, आप बताइए इसमें क्या करना होगा, आप मत देखिए बगल में क्या लिखा है, खुद से बताइए। M वाला क्या लिखेंगे तो प्लस, स्टार बना लेंगे। हाँ 3 तो 3 कितना इंटू 2 लिखेंगे, 6, 6 बाय हाँ 6 3 बाय प्लस 2 7, प्लस, हाँ 3 प्लस 2 प्लस 2 7, और N वाले के साथ क्या लिखेंगे 6 बाय 7, 6/7, और A वाले के साथ क्या लिखेंगे 4 बाय 7। बस, और उसके बाद सीरीज पैरेलल वाला कहानी अप्लाई कर देंगे, बन जाएगा काम। अगला देखिए 2 4 2 3 और बीच में है 1, तो ये भी बैलेंस स्टोन ब्रिज नहीं है, ये 2 4 2 3 बीच में ये 1। अब पहला क्या लिखेंगे M के साथ वाला 2 इंटू 1 2 बाय बाई 5, 2 प्लस 2 बाय 5, 5, और N के साथ वाला 1 इंटू 2 2 बाय 5, बाई 5, 2/5, और A के साथ वाला 4 बाय 5। बस हो गया, तो ये सीरीज पैरेलल में बदल जाते हैं। ये डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन कहलाता है, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन कहलाता है। बस सिमरन ये समझ में आ गया आपके, यस सर। आयल मैं एक बार समझाऊं और नहीं सर, सर आगे सोचिए। ठीक है। रचित सिंगला कंफर्टेबल, यस सर। वेदांत एक बार समझाऊं या कंफर्टेबल, सर आ गया समझ। अच्छा शिखर आप थोड़ा लेट से ज्वाइन किए क्या, मैं समझाऊं ये डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। नहीं सर आ गया। आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। गौतम पिछले टर्न पे आप नहीं थे शायद, मोबाइल ठीक हो गया आपका,
बालक ये डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन एक बार और समझाऊं आपको? गौतम कुछ बोलो बालक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि ये डेल्टा टू स्टार हेल्प करेगा अनबैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज। इसकी इतनी ही उपयोगिता है हमारे लिए फिलहाल। आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक आपके सामने सर्किट में दिया गया है 1 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 1 ओम। इसको किस हेडिंग में रख दें? तो हीट स्टोन ब्रिज के हेडिंग में तो इसको रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ 5 से ज्यादा है। फिर आता है कि सीरीज पैरेलल रख दूं, यार वो भी मुश्किल लग रहा है। तो एक काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट विदाउट विथ सिमेट्री वाले में डालता हूँ मैं इसको। कारण क्या है कि यहाँ 1 3 है, बीच वाला सिमेट्रिकल है और आगे 3 1 है, तो 3 1 ओम है। इसका मतलब मैंने ए से इंटर करके देखा 1 ओम से I1 और 3 ओम से I3, तो निश्चित रूप से बी वाले टर्मिनल से बाहर आएगा 3 ओम से I3 और 1 ओम से I1। ये सिमेट्री के कारण ये फायदा मुझे मिला। क्या ये सोचना आपको भी पसंद आया? यस सर। तो सिमेट्री होना मतलब नहीं, यदि सिमेट्री होता तब हम ऐसा नहीं कह सकते थे कि ऊपर से I3 आएगा 3 वाले से और 1 वाले से I1 आएगा। यदि नहीं होता तो हमें अननोन ज्यादा रखने पड़ते। अब ये 1 3 हो गया और बीच वाले ये जो 2 ओम है उसमें मैंने माना I2 नीचे आ रहा है। बीच वाले में मैंने माना I2 नीचे आ रहा है। यदि बीच वाले में I2 नीचे आ रहा होगा तो ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाला जो आर्म है उसमें करंट जंक्शन रूल के कारण कितना जाएगा I1 माइनस I2, और नीचे वाले आर्म ये 2 ओम में कितना जाएगा I3 प्लस I2, और जंक्शन पे पहुंच के ऊपर को कितना जाएगा, तो ऊपर को कितना जाएगा I1 इधर जा रहा है, I3 प्लस I2 इधर से आया था तो I3 प्लस I2 माइनस I1 कर देंगे, वो ऊपर जाएगा, और ऊपर वाला I1 माइनस I2 से वो जुड़ेगा तो बनेगा I3 जो कि बीच की तरफ आ जाएगा। और हमारे पास अननोन कितने हैं? 3। तो हम यदि दो इक्वेशन बना लें, ध्यान से सुनिएगा, यदि दो लूप रूल से दो इक्वेशन हम बना लें, उनको एनालाइज करने पर हमें I1 I2 I3 आपस में रिलेट होता दिखेगा रेशियो के फॉर्म में। मतलब दो अननोन है, 3 अननोन है और दो इक्वेशन यहाँ हम बना लेते हैं। तो पहला वाला लूप में हम लूप रूल से चलते हैं, साइक्लिक ऑर्डर क्लॉकवाइज लेते हैं। तो क्लॉकवाइज उंगली लेके चलिए, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो +1 इंटू I1, करंट के डायरेक्शन में नीचे आ रहे हैं +2 इंटू I2, करंट के अपोजिट जा रहे हैं -3 इंटू I3 इक्वल्स टू 0। तो I1 इक्वल्स टू हो गया 3I3 माइनस 2I2, ये पहला इक्वेशन। और मिडिल लूप में क्लॉकवाइज चल के देखते हैं, करंट के डायरेक्शन में ऊपर वाले आर्म में जा रहे हैं तो 2 इंटू I1 माइनस I2 प्लस में। उसके आगे वाले लूप में जब हम उंगली लेके नीचे आएंगे, जबकि करंट 2 ओम में ऊपर जा रहा है राइट साइड वाले आर्म में, तो हम लोग वहां माइनस के साथ लिखेंगे 2 इंटू ब्रैकेट में I3 प्लस I2 माइनस I1। और फिर से लोअर आर्म में यदि लेफ्ट से राइट से लेफ्ट करंट जा रहा, आप उंगली लेके जा रहे हैं और करंट आ रहा है लेफ्ट से राइट, तो फिर वहां माइनस लिखना पड़ेगा 2 इंटू I3 प्लस I2। और फिर आप ऊपर जाएंगे जब लेफ्ट वाले आर्म में 2 ओम में, तो वहां करंट नीचे आ रहा है तो -2 इंटू I2 इक्वल्स टू 0। इनको सॉल्व करते हैं इंटू I, और सॉल्व करने पर I1 का वैल्यू यहाँ ला करके रख देते हैं, तो I1 का वैल्यू रखने पर यहाँ I3 आ जाता है 2I2 के बराबर। तो I3 आ जाता है 2I2 के बराबर, फिर से 1 वाली इक्वेशन में इन्हें ले जाके रख देते हैं, I1 आ जाता है 4I2 के बराबर। तो I1 भी I2 के फॉर्म में आ गया, I3 भी I2 के फॉर्म में आ गया। इससे हमें क्या फायदा मिला? तो RAB यदि हमसे कोई पूछ रहा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ए और कितना होगा, तो क्या लिखेंगे VAB अपॉन IAB। VAB कितना? 1 इंटू, चलिए ए से बी तक चलिए, किसी भी रास्ते से चलिए। यदि मैं ऊपर 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 जाता हूँ बी तक, तो ऊपर करंट के डायरेक्शन में है 1 इंटू I1 प्लस करंट के डायरेक्शन में है 2 इंटू I1 माइनस I2 प्लस करंट के डायरेक्शन में है उंगली लेके जाते हुए 3 प्लस 3 इंटू I3। ये हो गया ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन IAB कितना? ए से बी के बीच में कौन सा करंट कबड्डी खेल रहा है? I1 प्लस I3। I2 तो आपने बीच में माना था अपने कंफर्ट के लिए,
लेकिन गया कौन भीतर, I1 प्लस I3, बाहर कौन निकला, I1 प्लस I3। तो जो कबड्डी खेल रहा है सर्किट में वो गया कौन, तो बैटरी से निकल करके उस ए से बी की तरफ I1 प्लस I3। तो नीचे IAB के बदले हमने लिखा I1 प्लस I3। तो I1 के बदले आप लिख दीजिएगा I2 के फॉर्मेट में, और I3 के बदले भी I2 के फॉर्मेट में लिख दीजिएगा। तो I1 प्लस I3 हो जाएगा 2I2 प्लस 4I2, ये 6I2। ऊपर में भी सारे I1 I3 को I2 वाले फॉर्मेट में ले जाइए, 8/3 आ गया। सर इस तरह के क्वेश्चन कहोगे। हाँ बोलो सर ये तो समझ आ गया, पर एक चीज पूछनी थी सर। जैसे बोलो। हम I1 वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हैं ना, तो सर वोल्टेज कम नहीं होनी चाहिए, -IR। तुम अच्छा ये बताओ, ये तो तुम क्या लिख रहे हो। यदि मैं इसका नाम रखता हूँ, ध्यान से सुनो, यदि मैं यहाँ लिख रहा हूँ यहाँ पर लिखता हूँ C, यहाँ लिख रहा हूँ इस जगह D, यहाँ लिख रहा हूँ E, और यहाँ लिख रहा हूँ F। अब लेफ्ट वाले लूप में जब मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ, तो लेफ्ट वाले लूप में जब मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में क्या है वो ध्यान से देखिए। सी से शुरू करता हूँ तो VC माइनस VD। अगला वाला टुकड़ा में क्या लिख रहा हूँ, VD माइनस VE। उसके अगले वाले टुकड़े में मैं क्या लिख रहा हूँ, उसके अगले वाले में लिख रहा हूँ प्लस VE माइनस VF। एक ही बार लिख के ये मैं समझाऊंगा, और यदि आप समझ गए तो बड़ी खुशी की बात, और नहीं समझ पाए तो दोबारा फिर लिखूंगा, घबराओ। प्लस VF माइनस VC। मुझे बताओ तो ये जो ऊपर वाला अलजेब्रा है उसका वैल्यू इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ेगा मुझे। सर 0। क्यों 0? सर लूप रूल। ना, मेरे हिसाब से अलजेब्रा D कट गया, CE कट गया, FF कट गया, CC कट गया, इसलिए 0। तो लूप रूल क्रिचॉप्स को ये चीज पहले उसने नाम दे दिया, आपसे कुछ पहले आ गया, इसलिए क्रिचॉप्स के नाम से जाना जाता है। नहीं तो ये क्लास 2 का मतलब क्लास 6 का बच्चा भी बता देगा कि ये 0 होगा। देखो तो, चेक तो करो, E से D कट गया, E से E कट गया, F से F कट गया, C से C कट गया, 0। क्रिचॉप्स वो आगे निकल गया, वो पहले आ गया, आपसे पहले दुनिया में आया तो उसने अपना नाम चिपका दिया स्कूल के साथ। क्योंकि छठा का बच्चा, 7वां का बच्चा अलजेब्रा सीख जाता है, वो भी बता देगा इक्वल्स टू 0। अब तुम बताओ VC माइनस VD पॉजिटिव आना चाहिए या निगेटिव। C हायर है या D, C हायर सी है या D हायर। सी सी VC पॉजिटिव। माइनस VD क्या, तो उंगली लेके जब चलते हैं आप, यदि दिमाग में सोचोगे मैं VD माइनस VC लिख रहा हूँ तो निगेटिव आएगा, मैं VC माइनस VD लिख रहा हूँ तो मेरा पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आई। ये तो परंपरा हुआ ना। अच्छा वो आप, तो मैं किस परंपरा को फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं अगर जो परंपरा फॉलो कर रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, VC माइनस VD। और तुम यदि लिखोगे VD माइनस VC तो तुम निगेटिव लिखोगे, फिर मतलब सारा का सारा उल्टा हो जाएगा सर। जहां मैं क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिख, और अरे एंटी बालक सुन क्लॉकवाइज। तो लो, बालक सुन तो लो। यदि मैंने ऐसे लिखा और मैंने इसको पॉजिटिव कहा और इसको लिखना चाहते हो निगेटिव, इसका मतलब है कि इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तुम, हर एक सेक्शन जस्ट रिवर्स हो जाएगा, तुम्हारा वाला इक्वेशन आ जाएगा, क्या दिक्कत है। तो ओके किसी एक को फॉलो करो और उसके बाद दूसरे के चक्कर में मत पड़ो, और पता दोनों होना चाहिए। ये क्या लिख रहा है, मैं क्या लिख रहा हूँ, कि पता होना चाहिए। अब बताओ VD माइनस VE पॉजिटिव लिखना होगा या निगेटिव। करंट देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, D और E में डी। कौन हायर है। सर डी हायर है। तो VD माइनस VE पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। पॉजिटिव। तो VE माइनस VR, VE माइनस VF में कौन हायर है, E या F। एफ। ये पॉजिटिव होना चाहिए या निगेटिव। नेगेटिव। ये इसलिए निगेटिव लिखा। और VF माइनस VC में कोई है ड्रॉप, ना तो बैटरी ना नो सर। रेजिस्टेंस, कुछ नहीं। अब उंगली लेके चलो, उंगली लेके चलेंगे तो करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पॉजिटिव, करंट के डायरेक्शन में अगले आर्म पे आए D से ही पॉजिटिव, करंट के अपोजिट जा रहे हैं नेगेटिव, C से F से C में कोई है ही नहीं तो 0 इक्वल्स टू 0। ये आइडिया थोड़ा थोड़ा समझ में आया। यस सर। हाँ बोलो।
अरे बोलो, कुछ पूछना है? सर और इस किसी वाले को? में करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, यहाँ ए से कितना करंट इंटर किया है? I1 प्लस I3। 1 वाला किससे गया? I1 किससे गुजर रहा है? 1 ओम से। और I3 किससे गुजर रहा है? 3 ओम से। बी से निकल कर कौन आएगा? टोटल कितना आएगा बी से निकल? तो ए जितना इंटर करेगा बी से उतना ही ना निकल के बाहर आएगा। यस सर। तो कितना निकल के आएगा? I1 प्लस I3। I1 किससे निकल के आएगा? 3 ओम से या 1 ओम से? 3 ओम से निकल के आएगा। क्यों? ऊपर वाला ऊपर में ही करंट रहेगा, इसकी नहीं। कोई गारंटी है? सब ग्रहण करवाया है तो नहीं है। तो सिमेट्री देखो ना, सिमेट्री देखो, 1 से इंटर किया था तो इधर 1 से निकल के आएगा सिमेट्री के कारण। और इधर 3 से I3 इंटर किया तो ऊपर वाले 3 से I3 निकल करके आएगा। अरे यार आराम से सोचो, अभी जो बैटरी तुमने जोड़ा था उसका पॉजिटिव टर्मिनल ए में जोड़ा, ध्यान से सुनना, और नेगेटिव टर्मिनल बी से जोड़ा, ठीक ना? तो ए से जोड़ने पर पॉजिटिव टर्मिनल I1 किससे गुजरता दिखा? 1 ओम से। और I3 किससे गुजरता दिखा? 3 ओम से। अब एक काम करो, बैटरी का टर्मिनल बदल दो, अब बी से जोड़ दो पॉजिटिव टर्मिनल, तो वैसा ही सर्किट बी की तरफ से भी देखोगे तो नहीं दिखेगा। नीचे 1 ऊपर 3, तो 1 I1 किधर से गुजरना शुरू करेगा? 1 वाले से। 1 से। और I3 किधर से गुजरना शुरू करेगा? 3 3 वाले से। से। इसका मतलब सिमेट्रिकल होने के कारण तुम यदि ए के 1 ओम से I1 भेज रहे हो तो बी के 1 ओम नीचे जो है उससे I1 निकल के वापस आता दिखेगा। और ए सिरे से 3 ओम में यदि I3 गया है तो ऊपर वाला सिरा जो 3 ओम बी से जुड़ा हुआ ऊपर वाला 3 ओम है उससे I3 निकल के बी तक पहुंचता दिखेगा। अब जब ये मान चुके तब देखो ध्यान से क्या हुआ। 3 डब्बे थे ना, 3 डब्बे थे, सिमेट्रिकल था, बीच वाला तो सिमेट्रिकल ही था। अब गौर करो तुम्हारे पास क्या क्या आ गया। इधर से जाते तुमने किसको देखा? I1 को। और इधर से जाते किसको देखा? I3 को। और इधर से निकल के आते किसको देखा? I3 को। और इधर से निकल के आते किसको देखा? I1 को। सिमेट्री के कारण ऐसा हुआ, बीच में जो लफड़ा है कोई वो तो सिमेट्रिकल है, टू सारा, कोई लफड़ा नहीं है। अब यहाँ नीचे आता मैंने किसको? माना एक नया वेरिएबल I2। तो बताओ यदि हम इसको I2 कह देते हैं, यदि हम इसको I2 कह देते हैं तो अब मुझे बताओ वेदांत यहाँ कितना जा रहा होगा? I1 माइनस I2। वाह वाह बहुत बढ़िया, ऊपर वाला ये तो क्लियर हो गया, I1 माइनस I2। अब बताओ कि नीचे जो पहुंचा है I2 और एक पहुंचा है I3, वो दोनों मिलके किधर जाएंगे? अब I3 प्लस I2 इधर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, I3 प्लस I2 जंक्शन रूल से आपको आगे आते दिखेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ, ये नहीं कि जबरदस्ती हम कोई नया वेरिएबल ले लें, कम से कम वेरिएबल से काम चलाएंगे, सॉल्व खुद को ही करना है। इसलिए अब देखो I1 कितना जा रहा है और किधर जा रहा है? इधर। तो ऊपर कितना गया होगा ये बताओ तो? I3 प्लस I2 माइनस I1। बस अब ऊपर पहुंचेगा, उसके साथ I1 माइनस I2 जोड़ दो, देखो बन जाएगा I3 किधर चला जाएगा? इधर चला जाएगा। ठीक है सर। ठीक है? यस सर। पायल आपको भी ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया? यस सर, हाँ जी सर। सिमरन आपके ये समझ में आ गया? यस सर, आ गया। बहुत बढ़िया। रचित सिंगला बालक पूछो एक बार यदि कंफ्यूजन हो तो। सर आ गया, यही पूछना था। बहुत बढ़िया। तो करेंट देखो यहाँ 2 चीजें हम सीखेंगे, एक तो साइन कन्वेंशन एक होगा उसको फॉलो करो, और आपको वो यदि फील आ जाएगा तो वो गलती नहीं होगा कि मैं कन्वेंशन को एक रियली फॉलो करता रहूंगा हमेशा। और एक ये करंट का बांटना, और कभी कभी सिमेट्री का यूज करना। यदि हम सिमेट्री का यूज नहीं करते तो एक और अननोन आ जाता, मुझे जबरदस्ती 3 इक्वेशन लिखने पड़ते 4 अननोन होने के कारण, फिर उनको सॉल्व करने में और मेहनत पड़ जाती। और आजकल इस तरह का क्वेश्चन आउट ऑफ ट्रेंड है। आउट ऑफ ट्रेंड का मतलब कम पूछा जा रहा या नहीं पूछा जा रहा,
सर जबरदस्ती क्यों सिखा रहे हैं? अरे भाई मैंने कोई गारंटी थोड़ी किया, नहीं पूछा जाएगा, पूछ लिया तो पूछा तो टाइम ही आने के लिए। आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, इक्वेशन सॉल्व करना आपके लिए तो बाएं हाथ तक मैं तुरंत सॉल्व कर लूंगा। मेरे लिए कि मैं फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते मैं स्लो हो गया हूँ, इक्वेशन लिख के सॉल्व करने वाला था। तुम लोग तो मतलब 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल वैसे ही खेलते रहते हो, तो तुम्हारे लिए थोड़ा आसान काम है ना। तो तुम लोग तैयार रहो इस लेवल तक के लिए कि हम कर सकते। मेरे सामने आता है तो मैं टेंशन में आ जाता हूँ, यार कौन सा सॉल्व करेगा, कोई बच्चा रहता तो सॉल्व करवा देता हूँ, ये सोच लेता हूँ। लेकिन आना चाहिए 3 से 4 वेरिएबल तक की कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। 4 वेरिएबल का इक्वेशन तक मैं खेल लूंगा, लेकिन काम नहीं पड़ता, क्योंकि यदि एग्जाम में 2 मिनट मिल रहा है तो 2 मिनट पर मास्टर जी से कुल नहीं बनेगा तो मुझे क्या पूछेगा, मेरे से कुल नहीं बनेगा तो मैं थोड़ा पूछूंगा। चल तो ये आइडिया एक और आप लोगों को ये दिया। सिमेट्री सर्किट था, कॉम्प्लेक्स सर्किट था। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट में भी कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है, दो इक्वेशन बना लेंगे, खेल लेंगे। हाँ टाइम टेकिंग है, शॉर्टकट नहीं है कोई, आपको भी मेहनत करना ही पड़ेगा। यहाँ देखते हैं नेक्स्ट इसमें रचित शर्मा, कुछ पूछना है बालक? सर हाँ जो बताओ। ऊपर वाला 2 लैम्डा है और नीचे वाला 2 लैम्डा है, उनमें चार्ज सेम नहीं होगा, मतलब करंट? ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। हमने लेकिन नीचे आते I2 मान लिया तो हम रूल किसका जानते हैं? हम तो जंक्शन रूल जानते हैं। यदि वो सेम हो जाएगा तो काम अपना और आसान हो जाता। यदि वो सेम होता तो काम आसान हो जाता। लेकिन एक लफड़ा ये है कि जब तक हमें नहीं पता कि सेम होगा या नहीं होगा तो हम तो रूल बाय रूल चले। हमें कौन कौन सा रूल पता है? जंक्शन रूल पता है, और कौन सा रूल पता है? लूप रूल पता है। और सेम होने के लिए हमें कोई और आइडिया मिले कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होगा, गारंटी हो, वो भी मेरे पास कोई गारंटी नहीं दिख रहा। तो मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि वहाँ क्या होगा। और जब तक मैं श्योर नहीं हूँ, मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है ये जस्टिफाई करने का कि सेम ही होगा, तब तक मैं एक वेरिएबल लूंगा I2 एक, बाकी फिर ये लूप रूल अप्लाई कर दूंगा। नहीं सर, मतलब इसको हम अगर घुमा देते हैं तो तब भी वही सर्किट बनता है। तो उससे आई जो दोनों 3 लैम्डा है उसमें सेम आ जाता है करंट, और I1 अच्छा जो एक सेकंड तुम ये बताओ कि यदि हम लोग ऐसा कर लें, मैं तुम्हारी बात मान करके लूप रूल में जाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है अभी सेम होगा कि नहीं। यदि एक बार ये तय हो जाए सेम होगा तो आगे के लिए अपना टाइम बचेगा, इसलिए यहाँ टाइम लेकर के हम लोग 2 मिनट कोशिश करके देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में मैं बेसिक रूल पे फॉलो करता हूँ। और तुम यदि कह रहे हो सेम तो मैं अभी एक बार उसे तुम्हारे साथ चेक करता हूँ। ये I1 था और ये I3 था, और बाद में तुमने माना कि ये I3 है सिमेट्री के कारण और ये I1 है, हमने माना। तुमने भी कहा कि चलो ओके है सर, चलो ये मान लेते हैं। अब तुम हमें आइडिया दे रहे हो और मैं उसे फॉलो करना चाहता हूँ, तो मुझे भी लगता है कि यदि थोड़ा आसान हो जाए तो मुझे भी खुशी होगी। तो यहाँ तुम क्या मानना चाहते हो? सर यहाँ I2, और यदि यहाँ I2 होगा तो यहाँ भी I2 होगा, यही तुम करना चाहते हो, यही ना? हाँ सर। अब उसमें एक लफड़ा ये है कि अब कोई लॉजिक तो हो कि यहाँ का मैं ये कह सकूं कि ये जो मान लो यहाँ M पॉइंट है और यहाँ N पॉइंट है इस जगह, और यहाँ जो P पॉइंट है और यहाँ जो Q पॉइंट है उसमें एक जैसा पोटेंशियल डिफरेंस है। उसके लिए क्या है, मतलब कोई दिमाग में आइडिया है तुम्हारे? ये तो इन दोनों जगहों पे पोटेंशियल एक जैसा है, M पे और N पे जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वही P और Q पे पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। उसका कोई मतलब सॉलिड लॉजिक है? मेरे पास नहीं है। सर मतलब मैं केवल तो मुझे वो नहीं, ऐसी मैं ऐसे कह रहा हूँ, केवल मैं ये देख रहा हूँ कि ऊपर में भी 2 ओम है और नीचे में भी 2 ओम है, ऊपर में भी 2 ओम है और नीचे में भी 2 ओम है। केवल इतना मान सर करके मैं वहाँ बराबर कर दूं तो कोई लॉजिक उसके लिए तो। हाँ नहीं सर बोलो। नहीं आप भी सर। सही कह रहे हो सर, पर ये भी तो सही कह रहा है सर, मतलब जितना ऊपर हाँ से नीचे जा रहा है उतना नीचे से ऊपर भी तो आ रहा है, तो बराबर होना अच्छा चाहिए। अच्छा, एक सेकंड, ऊपर से नीचे कितना आया? वो कह रहे हो तुम कि ऊपर से जो नीचे आया ये उतना ही नीचे से ऊपर गया होगा।
उसके लिए कोई लॉजिक? सर मैं ऊपर से, हाँ ये हाँ कह रहा था कि बोलो। जैसे हम सर्किट को घुमाते हैं, मतलब एकदम पूरा हाँ, रोटेट लेफ्ट करते हैं। से राइट या राइट से लेफ्ट कर देते हाँ हैं। हाँ, हाँ सही कहते तो हो। सेम बन रहा है, तो मैं इसलिए कह हाँ रहा था कि सिमेट्रिकल दोनों। है, सिमेट्रिकल मैं भी देख रहा हूँ, सिमेट्रिकल है। तो सर उसी अच्छा चलो, लॉजिक। तुम यदि यहाँ I2 और I2 मान लोगे तो अगला लूप रूल में अगला इक्वेशन क्या बनेगा तुम्हारा? यहाँ पर कितना आता देखोगे नीचे, I1 माइनस I2, हाँ सर। और नीचे यहाँ I2 के बदले क्या लिख सकते हो फिर? I2 इक्वल्स टू यहाँ कितना हो जाएगा, I3 प्लस I1 माइनस I2। तो यहाँ से अपने पास रिलेशन क्या आ जाएगा, यदि इन दोनों को बराबर कर देते हैं तो I1 इक्वल्स टू कितना आ जाने वाला है, I1 इक्वल्स टू अपना आ जाने वाला है 2I2 माइनस I3, 2I2 माइनस I3, इस टाइप का कोई रिलेशन आ जाएगा। तो हम लोग पहुंचेंगे तो वही दो इक्वेशन अपने को चाहिए, एक इक्वेशन करंट के जंक्शन रूल से अपने को मिल जाएगा, और कोई फायदा होगा क्या? दो इक्वेशन तो हमें बनाना ही पड़ेगा ना रचित, या कुछ और? तो दो इक्वेशन तुम जंक्शन रूल खेल के बनाओगे, इससे ज्यादा क्या होगा? दो इक्वेशन हमें चाहिए ही चाहिए, या तो जंक्शन रूल लगा करके हम दो इक्वेशन बनाए, या लूप रूल लगा के हमने दो इक्वेशन बनाए, इससे बहुत ज्यादा अंतर हमें नहीं पड़ता दिख रहा है। तो हम उसके लिए इसीलिए ज्यादा स्ट्रेस मैं नहीं ले रहा हूँ। एक काम करना, तुम दोनों मेथड से बना के देख लेना, और तुम्हें यदि टाइम का बचत होता दिखे तो मुझे कहना, फिर मैं इस मेथड की प्रैक्टिस करके बता सर दूंगा तुम्हें। हाँ सर बोलो। सर मैंने अभी मतलब जैसे जो ये मैंने बोला उसमें, मतलब मैंने आपके आंसर से देखा तो वो सही बैठ रहा है उसमें तो। नहीं ठीक है, तो मेरे आंसर और ये आंसर सेम आ रहा है ना, हाँ तो सर। तुम्हारा मेथड मैं मान लेता हूँ सही है, लेकिन इक्वेशन तो दो तुम्हें भी बनाना ही पड़ेगा ना बुआ, तो ये तो सर बताओ। मैं बस यही पूछ रहा था कि ये सही होगा या नहीं, हाँ, बस। ये हो सकता है सही, लेकिन मैं अभी उस रास्ते पे इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरे पास कोई बहुत सॉलिड तगड़ा लॉजिक नहीं दिख रहा था। तुम कह रहे हो सर सिमेट्रिकल है तो दोनों में एक जैसा होना चाहिए, ये मेरे भी मन को लग रहा है एक बार, लेकिन मेरे पास और कोई बहुत बढ़िया अच्छा लॉजिक नहीं दिख रहा, इसीलिए मैं उससे बचने के कारण क्या किया, लूप रूल, जंक्शन रूल, इन्हें यूज कर लिया। तो जैसे कई स्टूडेंट मेरे से यदि इसमें परेशान करेंगे कि सर I1 नीचे से जाएगा और I3 ऊपर से जाएगा बी पॉइंट पे, ये मैं नहीं मानने को तैयार हूँ, तो मैं एक और इक्वेशन वेरिएबल ले लूंगा, I3 के बाद I4, और 3 लूप रूल लगा दूंगा। बात समझ में आई? मतलब आप सिमेट्री से जितना फायदा ले सकते हैं लीजिए, फायदेमंद है जहां तक आप कंफर्टेबल हो, और लगे आपको कि कंफ्यूजन है थोड़ा सा, तो सिमेट्री को छोड़ करके आप अननोन वेरिएबल्स बढ़ा लीजिए, मेहनत अपनी बढ़ा लीजिए। तो मैंने मेहनत बढ़ा लिया था अपना। हाँ रचित बोलो, सिंगला। सर हाँ, और लक्ष्य बोलो। ये ऊपर से नीचे आ रहा है, हाँ ये इधर से ऐसे ऊपर नहीं जा सकता है यहाँ से करंट? हाँ हाँ, क्यों नहीं जा सकता, तुम उधर से भी ऊपर ले जा सकते हो, उसको तुम लिख दे सकते हो I3 माइनस आई, इधर I2 जा रहा है तो I3 माइनस I2 लिख दे सकते हो, और उन दोनों को या I2 माइनस I3 को इससे इक्वेट कर दे सकते हो, तब भी यही इक्वेशन आ जाएगा। तो इतने लफड़े में पढ़ने से तो मुझे लग रहा है कि जो आपको अच्छा लगे, ये ध्यान रखो जितने अननोन लोगे उसके साथ खेलना आप ही को है। यदि सिमेट्री का फायदा लेते हो तो कम अननोन से काम चलेगा, और सिमेट्री का फायदा नहीं लेते हो तो अननोन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, मेहनत थोड़ी, इक्वेशन सॉल्विंग में बढ़ जाएगी। घबराओ मत, आगे बढ़ो वीरता के साथ। अब नेक्स्ट में यहाँ मैं ले रहा हूँ जो पॉइंट, उसे देखो। ये पिछले टर्न पे हम लोग अभी एक देखो, एक डब्बा हम लोगों ने बनाया था जिसमें सारे रेजिस्टेंस एक जैसे थे। इस वाला डब्बा, ये वाला जो डब्बा है ये थोड़ा सा अलग है। अब थोड़ा सा अलग है तो ये डब्बा थोड़ा छोटा हो गया है, तो मैं इसको यदि बड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ देखना
और ये तो गोल बन गया, लंबा तो निकला। और एक डब्बा और। यहाँ पर जब हम लोग काम कर रहे हैं और इस डब्बे के रेजिस्टेंस की कहानी हम देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है पुराने वाले से और फिर हमसे। इस डब्बे के सारे एक जैसे नहीं है, काम वही है, ए और बी की कहानी है, ए और बी की कहानी है, लेकिन रेजिस्टेंस में थोड़ा लफड़ा है, रेजिस्टेंस में थोड़ा लफड़ा है। 3 3 3 2 2 2 और बीच में 6 12 का गेम है। यहाँ देखना 3 ओम, यहाँ देखो 3 ओम, यहाँ देखो 3 ओम, इस जगह था 2 ओम, यहाँ इस जगह भी है 2 ओम और यहाँ भी है 2 ओम। ये आराम से देखना। और ये अब अभी तो फिलहाल ये मुझे बताओ कि करंट यदि इंटर करेगा आई तो तीनों रास्ते एक जैसे हैं या अलग अलग दिख रहे हैं, सिमेट्रिकल है या नहीं है। अब जब तक कि मुझे पूरा ठीक से नहीं दिख जाए सर्किट तब तक कहना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये हम जरूर कहेंगे कि आई यदि इंटर करेगा तो आई ही दूसरी जगह पहुंच जाएगा। अब यहाँ चेक कर लो तुम, यहाँ पर ये कह रहा है 6, ये कह रहा है 12, एक 6 और एक कह रहा है यहाँ पर 12। उसी तरह यहाँ कह रहा है 6 और यहाँ कह रहा है ऐसा ही कुछ है, ये इधर है 12 और यहाँ पर कह दिया गया 6। ऊपर में भी यहाँ कह दिया गया 12, यहाँ कह दिया गया इसके लिए 6। अब मुझे इस बात के लिए आप गाइड करो, यदि यहाँ से आई करंट आता हम देखते तो आई करंट आता, दोनों रास्ते एक जैसे हैं या अलग अलग है? अलग अलग। यदि मैंने तीनों रास्ते को देखो, ये 3 वाला भी 6 12 में बढ़ गया, ये 3 वाला भी 6 12 में बढ़ गया, आगे 2 पे इकट्ठा हो गया, आगे 2 पे इकट्ठा हो गया, ये भी 6 12 में बढ़ा, आगे 2 पे इकट्ठा हो गया। तो ये सिमेट्रिकल होने के कारण यदि 3i मैं आते देखता हूँ और 3i बाहर जाते देखता हूँ, इन तीनों साइड पे जो करंट हम आते देखेंगे ये आई देख सकते हैं या नहीं? इन तीनों साइड पे आई हम देख सकते हैं या नहीं? सिमेट्री के कारण। और पहुंचेगा भी वो तीनों रास्ते एक जैसे मेहनत के बाद पहुंचते देखो, तीनों रास्ते से एक जैसा ही करंट विड्रॉ होता है होगा, तीनों सिमेट्रिकली आ रहा है, 6 से होके 2 से होते हुए, 6 12 से होके 2 से होते हुए। अब एक लफड़ा है, यहाँ आके क्या करेगा करंट? तो पहले तो ये बता दो कि यहाँ आके क्या करेगा करंट पे, जब आप सोच रहे हैं हमें तो दिख ही नहीं रहा कोई रास्ता, यहाँ क्या करेगा करंट। तो हम क्या करते हैं, रेंडमली मान लेते हैं कि इस तरफ जाने वाला है, 6 वाले में जा रहा है, तो ऊपर कितना गया होगा करंट? ऊपर की तरफ कितना गया होगा करंट? आई डैश आई आई डैश माइनस आई डैश, आई माइनस आई डैश यदि गया होगा तो एक जगह ये तो है, और वापस यहाँ से कितना जा रहा है आई, वापस यहाँ से कितना जा रहा है आई, ये भी आपको दिख रहा है। अब आप क्या कर सकते हो, राइट साइड वाले जो दीवार है, सबसे दाएं तरफ का राइट साइड का दीवार है, उसमें लूप रूल अप्लाई कर देता हूं। तो या तो राइट साइड वाले में या फर्श पे कहीं एक जगह लूप रूल अप्लाई कर दो। तो चलो फर्श पे या राइट साइड वाले दीवार में या फ्रंट वाले दीवार में कहीं एक जगह लूप रूल अप्लाई करके देख रहे हैं। AEHD, अरे
यहाँ लिखा है AEHB, तो जो इक्वेशन है वो इस जगह देखो, 3 वाले में यहाँ I पे आया होगा, ऊपर जाते मैंने इसी तरह I डैश माना होगा 6 वाले में, और बगल वाले में I माइनस I डैश 12 में आते माना होगा। I डैश माना होगा 6 वाले में और I माइनस I डैश माना होगा यहाँ पर। ये काम आप हर एक जगह करो 6 और 12 में। 6 में जाता कितना देखा होगा हमने I डैश, और 12 वाले में कितना जाते देखा होगा I माइनस I डैश, I माइनस I डैश। अब यदि इस तरह के क्वेश्चन हमें मिलते हैं तो अब यह टाइम टेकिंग कहलाएगा ये। अब लेफ्ट वाले वाल जिनका नाम AED डायग्राम में लिखा है AEHD, उसमें लूप रूल अप्लाई कर देते हैं। I इंटू 3 ऊपर वाला आर्म EH प्लस 12 इंटू I माइनस I डैश, फिर नीचे आते वक्त माइनस I डैश इंटू 6, फिर वापस आते वक्त माइनस I इंटू 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से I डैश निकल आया 2I/3, और एक बार जब I डैश निकल आया तो अब RAG कैसे लिखेंगे या RAB कैसे लिखेंगे, जहां से जहां तक लिखना चाहते हैं उनका नाम क्या दिया गया है, यहाँ A और वहां G लिया गया है। मैं भी G कर देता हूँ। AG कैसे करेंगे, तो A B के बदले वहां लिखा हुआ है G। A और G का जो होगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस, क्या लिखोगे RAG VAG बाय IAG। IAG तो हो गया 3I, और अब एक नीचे वाले रास्ते से जाता हूँ, 3 इंटू I प्लस 6 इंटू I डैश प्लस 2 इंटू I। सॉल्व कर लो, I डैश के बदले रख दो 2I/3 और RAG आ जाएगा 1। तो यहाँ हमने देखा कॉम्प्लेक्स सर्किट, और लेकिन उसमें भी सिमेट्री थोड़ा सा मौजूद था, तो थोड़ा सा करंट का सिमेट्री हमें हेल्प कर रहा है। 25 अननोन नहीं मानने पड़े, 2 अननोन से अपना काम बन गया। 2 ही अननोन था तो एक ही लूप रूल मुझे लिखना पड़ा, 2 3 4 लूप रूल नहीं लिखना पड़ा। सर यदि क्यूब के सारे साइड अलग अलग रेजिस्टेंस के होंगे तो क्यूब में होते हैं कितने साइड, पहले तो वो गिनती कर लो, उतने आपके उस हिसाब से अननोन देखो, अननोन कितना ज्यादा आ गया, फिर उतने इक्वेशन को मैनिपुलेट करना होगा। मतलब ऐसा क्वेश्चन यदि कोई मुझसे पूछेगा तो मैं पहले ही उसे छोड़ के तैयार होगा, क्योंकि उसको 2-4 मिनट में बनाना पॉसिबल नहीं है। फिर आपके जाएंगे आधे घंटे, आराम से बैठ जाइए कॉफी लेके, सादे कागज पे रहिए, करंट रूल, फिर बैठ के सॉल्व करिए, कभी कभी रिजल्ट आ भी जाता है। रास्ता तो यही है, लूप रूल और जंक्शन रूल हेल्प करता है, और सिमेट्री देखने से आपको कम इक्वेशन बनाना पड़ता है, ये मैं बता रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा ये समझ में आया सिमरन? यस सर। लक्ष्य बालक कुछ पूछना है तो पूछ लो यार। नहीं पूछना सर, आ गया पूछना दो ही स्थिति में होगा कि समझ में आ गया या नहीं आने वाला है। आ गया सर। समझ में आ गया? अब ठीक है। फिर रचित सिंगला, आप बताओ क्या हाल है? रचित कहाँ हो? रचित सिंगला, वेदांत आपके समझ में आया या नहीं? सर आ गया। पक्का वाला? यस सर। थोड़ा टफ लग रहा है? सर टफ देखो नहीं, थोड़ा इसमें सा तो लगेगा। रजिस्टर सेम था तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं है। हाँ बस बस बस, सिमेट्री का ये फायदा मिल रहा है हम लोग। सिमेट्री होने पर अननोन थोड़े कम हो जाएंगे, तो अपने को एक ही लूप रूल से काम चल जाएगा। अननोन ज्यादा होंगे तो लूप रूल ज्यादा हो जाएगा। चलिए देखते हैं और कुछ। नोडल एनालिसिस का और प्रैक्टिस करना है, या नोडल एनालिसिस थोड़ा थोड़ा क्लियर है? थोड़ा तो प्रैक्टिस चाहिए नहीं? सर, अच्छा ये करवा दो। करवा दो, तो एक काम करो ना, पहला वाला एक सेकेंड रहने दो सर, आता है। ना यार, अब तुमने बोला करा दो, मैं 5 मिनट दूंगा लेकिन करवाऊंगा तो मेरे पास है, मैंने लिखे हैं मेहनत से सारे क्वेश्चन, तो उसका फायदा मिलेगा ना एक बार। यहाँ देख,
ये तो उसी वाले में चलेगा। रुक जाओ और फोल्डर को निकाला नोडल एनालिसिस में ये ना दोनों भाई भाई निकला क्या? रुक जाओ क्वेश्चन बदलेगा। अब देखो सामने, ये इंटरेस्टिंग आइडिया है। ये आजकल का जो 1 मिनट वाले एग्जामिनेशन का जमाना है उसमें बड़ा फायदेमंद आइडिया है। अब बड़ा फायदेमंद है, तब जब तक फायदा नहीं होगा तब फायदेमंद मानोगे कैसे? तो चेक करो, तुम्हारे सामने एक सर्किट में 1 2 3 4 5 ये है बैटरी है। एक बैटरी को मैंने वोल्ट लिखते लिखते ओम लिख दिया, करेक्ट कर दो। और 3 ओम 2 ओम के 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और तुमसे कहा गया कि करंट बताओ I1 I2 I3। तो ध्यान से देखिए, एक जगह 0 वोल्ट मान लो मन ही मन। तो यदि एक जगह आप 0 मान लेते हो मन ही मन, तो दूसरे तरफ इस 3 वोल्ट के लेफ्ट साइड में आओगे तो ये बड़ी डंडी की तरफ आओगे तो 3 वोल्ट ज्यादा लिखोगे, 3 वोल्ट प्लस 3 और प्लस 3 यहाँ ये 2 वोल्ट के लेफ्ट साइड में आओगे तो वो 2 और ज्यादा कर दो, 5 वोल्ट हो गया। और ऊपर मत जाओ क्योंकि रेजिस्टेंस के कारण वहां बदल जाएगा पोटेंशियल, हमें नहीं पता कितना है। अब ये 0 वोल्ट के पास वापस आओ, ऊपर 1 वोल्ट है तो 1 वोल्ट है तो 0 से 1 ज्यादा होगा उसके ऊपर वाला टर्मिनल, बड़ी डंडी है तो बड़ा। यदि छोटी डंडी होता उधर तो -1 लिखते, एक कम करते। अब यहाँ से बड़ी डंडी इधर आता है कितना, 4 वोल्ट ज्यादा, तो 4 वोल्ट ज्यादा तो 1 से 4 वोल्ट ज्यादा 5। और फिर बड़ी डंडी आता है 6 वोल्ट वाले बैटरी का, तो 6 वोल्ट ज्यादा 5 से ये 11। पायल, ये वोल्टेज लिखना पसंद आया आपको या एक बार और समझाओ? नहीं सर, आ गया समझ। सिमरन, आपको ये एक बार और बताऊं क्या? सर आ गया समझ। ठीक। लक्ष्य, आप बताओ, ये क्लियर? आगे सर। अब ध्यान से देखो, I1 नीचे की तरफ आएगा, क्यों? क्योंकि ऊपर 11 वोल्ट है, नीचे 5 वोल्ट है। तो 11 - 5 कितना हो गया, 6/3, 2 एम्पियर हो गया। I2 करंट नीचे क्यों आएगा, ऊपर 5 वोल्ट है, नीचे 3 वोल्ट है, 2/2 1 एम्पियर हो गया। अब ध्यान से देखना, 3 ही वायर है वर्टिकल, 2 वायर में करंट नीचे आया तो तीसरे वाले में ऊपर जाना मजबूरी है करंट के लिए। सोच के देखो, यदि 2 नीचे आया तो एक ऊपर जाएगा, वो ऊपर जाने वाला I3 कितना हो जाएगा, I1 + I2। I1 + I2 जंक्शन रूल से हमें पता चल गया 3 एम्पियर। यदि कोई पूछे 1 वोल्ट वाले से कितना जा रहा है, यदि कोई पूछे 1 वोल्ट वाले से कितना करंट जा रहा है, हम कहेंगे डिस्चार्ज हो रहा है और करंट 3 एम्पियर उससे निकल रहा है। सर डिस्चार्ज माने पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलता दिखता है तो उसको डिस्चार्ज। चलिए नेक्स्ट वाले एग्जांपल में देखिए, 3 बैटरी हैं और 2 रेजिस्टेंस है। यहाँ पर मैंने एक जंक्शन को मान लिया 0 वोल्ट और दूसरी तरफ जो बैटरी आ रहा है 10 वोल्ट, तो दूसरी तरफ +10 हो जाएगा। बीच वाले डायगोनल वाले आर्म पे आते हैं, +8 हो गया, बड़ी डंडी की तरफ 8 ज्यादा और 8 ज्यादा, उसके बाद 6 वोल्ट था, वो 6 वोल्ट छोटी डंडी की तरफ जाएंगे तो 6 कम कर दो, तो 8 में से 6 कम कर दिया तो 2 हो गया। अब आपको करंट बोलना है, ध्यान से देखिए, 10 वोल्ट से 8 वोल्ट की तरफ करंट आएगा I2 और यहाँ पर 2 वोल्ट से 0 वोल्ट की तरफ करंट जाएगा I1, दोनों के वैल्यू आ गए। नेक्स्ट, कितने दिख रहे हैं, कितने देख रहे हैं बैटरी, 1 2 3 4 5 6 7 बैटरी दिख रहे हैं और 7 बैटरी दिख रहे हैं। तो अब इनको कैसे हम एनालाइज करें?
तो एक तो होगा लूप रूल खेलेंगे। लूप रूल खेलेंगे तो कम से कम 1 2 3 या 4 इक्वेशन बनाने पड़ जा सकते हैं, लफड़ा है, नहीं जाएंगे लूप रूल। तो जब कभी भी आपको 5 6 7 8 लूप बनता दिखे तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि यदि ये क्वेश्चन बनाना है एग्जाम में गिवन टाइम फ्रेम में तो लूप रूल से नहीं बनाएंगे। ज्यादा लूप होने का मतलब हो गया ज्यादा इक्वेशन, तो इसको बनाने के लिए दूसरा रास्ता नोडल से ही बनाएंगे। ये दिमाग में घंटी हमेशा बजनी चाहिए। अब शुरू करो, किसी एक जगह 0 मान लेते हैं। अब आप कहोगे सर बार बार 0 क्यों मानते हो यार, बढ़ाना और घटाना तो आप ही को है ना, तो 0 में बढ़ाना और घटाना आसान है, इसलिए 0 से शुरू करते हैं। 0 ले लिया, 0 ले लिया तो यहाँ 2 वोल्ट का बैटरी था ना, तो अगला टर्मिनल +2 हो गया। और फिर आगे 3 वोल्ट का बैटरी था तो उसके आगे हो गया +5। और ये उसके आगे 4 वोल्ट का बैटरी था, बड़ी डंडी की तरफ ज्यादा कर दो, 4 5 4 9। आगे कोई नहीं है तो यहाँ भी 9। 9 के ऊपर बैटरी है 1 वोल्ट का, तो ऊपर एक बड़ी डंडी की तरफ एक बढ़ा के 10। बीच में कुछ नहीं है तो ये 10। 10 के बाद एक बैटरी है 5 वोल्ट का तो 15। 15 के बाद 2 वोल्ट का अब बड़ा डंडी 17। 17 के आगे 6 वोल्ट का तो 17 6 7 13 23। अब हम देखेंगे यहाँ देखिए I1 23 वोल्ट से 0 वोल्ट की तरफ, I2 17 वोल्ट से 2 वोल्ट की तरफ, I3 8 वोल्ट से 5 वोल्ट की तरफ, और यहाँ I4 10 वोल्ट से 9 वोल्ट की तरफ। तो ये सारे चुकी नीचे आ रहे हैं, 1 2 3 4, I1 I2 I3 I4। तो 5 वाला ऊपर जाता होगा, I5 जंक्शन रूल से हो जाएगा I1 + I2 + I3 + I4। ऊपर से नीचे आने वाले 5 पाइप हैं, तो 4 पाइप में पानी नीचे आया तो एक पाइप में पानी ऊपर गया होगा, ऐसे सोच लो। कंटिन्यूअस फ्लो तो तभी मेंटेन रह पाएगा। अगले वाले एग्जांपल में देखो, अगले वाले एग्जांपल में 1 2 3 4 1 2 3 4 5 बैटरी, कहीं पर 0 मान लो। मैंने इस कोने को 0 मान लिया, इसके इधर +10 हो गया, उसके आगे कुछ नहीं है तो भी ये 10 हो गया, आगे 10 हो गया। 10 के ऊपर नहीं जाएंगे, रेजिस्टेंस से बदल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। चलो यहाँ 10 है तो 10 के ऊपर आएंगे, बैटरी ये कम करेंगे, कितना 3 कम करेंगे तो यहाँ 7 हो गया। 7 के इधर 1 बढ़ाएंगे क्योंकि बड़ी डंडी की तरफ जा रहे हैं, +1। 7 के इधर 2 कम करेंगे क्योंकि छोटी डंडी की तरफ जा रहे हैं, तो ये +5। +5 से उधर आगे 4 बढ़ाएंगे, +5 से आगे कितना बढ़ाएंगे? हाँ बोलो। 7 कैसे आए? हाँ बहुत बढ़िया। ये नीचे कितना है? 3 वोल्ट के नीचे कितना है? 10। तो और छोटी डंडी की तरफ जा रहे हो तो बढ़ाओगे कि 10 को कि घटाओगे? हाँ, अरे छोटी की डंडी की तरफ कम होता है ना पोटेंशियल बालक जी सर। कितना होगा? तो 10 में से 3 कम कर दो -3 तो 7 वोल्ट हो जाएगा। आप छोटी डंडी की तरफ जाओगे पोटेंशियल, और बड़ी डंडी की तरफ जाओगे तो बढ़ा दोगे, कितना? जितना वोल्टेज है बैटरी का। अब आगे देखो, अब यदि इस बात को आप समझ गए तो अब कहाँ करंट पूछेगा, तो बैटरी के अक्रॉस कभी भी V2 - V1/R1 मत अकर लगाने लगना। वहां पर क्या बैटरी में जंक्शन रूल से ढूंढेंगे करंट। रेजिस्टेंस में देखो 10 - 8/1, अगले वाले रेजिस्टेंस में 10 - 5/2, I3 वाले में 15 - 0/3। सबके करंट आ जाएंगे। फिर जंक्शन रूल से बीच में कहीं किसी बैटरी वाला है वो निकल के चला आएगा। 2 पाइप में ऊपर गया, 1 पाइप में नीचे आया, उनमें जो अंतर है वो ऊपर जाने वाला कम पड़ रहा था तो I4 डाल दो ऊपर की तरफ। जितना ऊपर जाएगा करंट पाइपों में उतना ही नीचे आएगा करंट पाइप। तो नोडल एनालिसिस के बाद एक पॉइंट यहाँ देखिए, ये नीचे में कंसेप्ट एक है और एक कंसेप्ट ऊपर है। कंसेप्ट ऊपर ये बताया गया है कि जब आप किसी पॉइंट को ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे पोटेंशियल कितना माना जाएगा? 0 वोल्ट। ग्राउंड पे आप लोग के साथ थोड़े में लगता है पैर में, तो करंट और आप इक्वल पोटेंशियल, ये यूनिवर्सल एजम्पशन है कि ग्राउंड 0 वोल्ट है। यूनिवर्सल एजम्पशन है कि ग्राउंड 0 वोल्ट है। तो ग्राउंड को कैसे दिखाते हैं? 3 लाइन ऐसे खींच के, बड़ा, उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ऐसा लाइन 3 4 खींच देते हैं, वो हो जाता है ग्राउंड। और एक पॉइंट दूसरा कंसेप्ट, जिस बैटरी से जितना करंट निकलेगा उस बैटरी से फिर उतना ही करंट पहुंचेगा। पॉजिटिव टर्मिनल से जितना निकलेगा निगेटिव टर्मिनल पे उतना ही पहुंचेगा, ना उससे थोड़ा सा कम ना उससे थोड़ा सा ज्यादा। ध्यान रखिए। अच्छा तो सर क्या इस लूप में करंट घूमने नहीं जाएगा पीछे ग्राउंड की तरफ? तो नहीं जा सकता, क्योंकि बैटरी से जो करंट निकलेगा उसको बैटरी में ही पहुंचना है। सोच करके देखिए। अब आपसे कोई पूछ गया लूप में करंट बताओ, एक क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि ये पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। अब इस क्वेश्चन को 2 मिनट बाद बनाओगे। एक कंसेप्ट देखो,
जब आप दुकान से 3 बैटरी खरीद के लाते हैं, ये हर एक बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल मेंशन होता है और उसके ऊपर में वोल्टेज लिखा होता है। ये वोल्टेज क्या होता है? डिफरेंस होता है पोटेंशियल का दो टर्मिनल के बीच। तो जब वोल्टेज घर में आप किसी टॉर्च में लगाते, 3 बैटरी वाला लंबा पुराने जमाने का टॉर्च, आजकल तो दिखता नहीं है, तो ये जो टॉर्च 3 बैटरी एक साथ लगाते तो कितना वोल्ट हो जाता? 2 + 3 + 5। ये सपोर्टिव कब होते हैं? जब एक प्लस में से करंट निकल के दूसरे के माइनस में जाए, फिर दूसरे के माइनस प्लस से निकल के तीसरे के माइनस में जाए, फिर तीसरे के माइनस से निकल के चौथे के प्लस में जाए। ऐसा जब सिस्टम होगा, ये बैटरी एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ाएंगे, सपोर्टिव बैटरी कहलाएंगे। इफेक्टिव ईएमएफ जो एक इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस जो इन सबके सम के बराबर होगा। ये पॉइंट समझ लो। मतलब पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव से करंट निकल के निगेटिव में जाए, फिर पॉजिटिव से करंट निकल के निगेटिव में जाए, फिर पॉजिटिव से करंट निकल के निगेटिव में जाए, सेम अमाउंट का करंट। तो हम कहते हैं कि वो सारे बैटरी सीरीज में है, सारे बैटरी दोस्त हैं, V इफेक्टिव हो जाता है V1 + V2 + V3। अब यदि ऐसा हो कि पॉजिटिव से निकल के निगेटिव में जाए, पॉजिटिव से निकल के निगेटिव में जाए और एक पॉजिटिव से निकल करके पॉजिटिव में चला जाए, तो इसका मतलब जिन जिन बैटरी में पॉजिटिव से निकल के निगेटिव में गया, पॉजिटिव से निकल के निगेटिव में गया, वो सारे एक तरफ के दोस्त हो गए। और जिनमें अपोजिट, पॉजिटिव से निकल के पॉजिटिव में चला गया, वो लड़ने लगे एक दूसरे से, वो दुश्मन हो गए। तो अब नीचे वाला दूसरा चित्र देखो, नीचे वाला दूसरा चित्र यदि देखते हो तो उस चित्र में क्या दिख रहा है? गौर करो। ये 6 वोल्ट प्लस माइनस, ये माइनस प्लस 2 वोल्ट और प्लस माइनस 5 वोल्ट। तो 5 और 6 जो है वो दोस्त हो गए 11, और ये 2 वाला क्या हो गया? दुश्मन। तो 2 घट जाएगा, ये हो जाएगा 9 वोल्ट का इफेक्टिव पोटेंशियल। सर अब ये मुझे क्या हुआ? हाँ, अच्छा ये क्या हुआ? चलो सर यहाँ पर रुक सर, जाओ रुक जाओ रुक तो जाओ सही। रुक जाओ ना, सुनो नहीं, तुम सुनो, 1 मिनट सुनो फिर मैं सुन लूंगा। यहाँ देखो, यहाँ मैंने मान लिया 0 वोल्ट। अभी अभी तुमने नोडल एनालिसिस पढ़ा, बताओ यहाँ कितना होगा? +5। 5। और आगे जाओगे तो छोटी डंडी मिलेगा, 2 वोल्ट का डिफरेंस है, तो आगे क्या लिखोगे? 2 बढ़ाओगे कि घटाओगे? सर पहले तो प्लस आएगा ना? हाँ यार, तो प्लस नहीं लिखने मतलब प्लस वहाँ है, और +5 आ गया, और ये अगला बैटरी 2 वोल्ट का है, और बड़ी डंडी से तुम छोटी डंडी की तरफ जाओगे तो बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, +7 हो अरे जाएगा। यार, अरे यार, नहीं, कम होएगा। हाँ, तो 3 हो यहाँ जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। 3। और 3 से फिर ये बड़ी डंडी की तरफ जा रहे हो, 6 वोल्ट का बैटरी है, आगे क्या करोगे? 9। बढ़ाओगे कि तो कितना बढ़ा दोगे? 6। यहाँ कितना हो जाएगा? 9 वोल्ट। यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? 9 वोल्ट आ जाएगा। सर पीछे वाले पॉइंट से आगे वाले पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा ठीक, अब तुम बोलो क्या बोलना चाहते सर पर माइनस से प्लस तो जा सकता है सर, पर प्लस से प्लस जब जा ही नहीं सकता तो हो? तुमसे चीजों का पूछ के ना combination कैसे आएगा, बनेगा? ध्यान से सुनो, तुमसे पूछ के ना आएगा ना तुमसे पूछ के जाएगा, ठीक है? अब क्या होता है वो पहले मैं जो बताता हूँ अपने दिमाग में तो सेट कर दो, क्वेश्चन तुम्हारे उससे बनेंगे, उसके बाद फिर समझ लेंगे कि ऐसा क्यों होगा। पहले ये बताओ, तुम्हारे पास एक वोल्ट का बैटरी है और वो रिचार्जेबल बैटरी है, क्या आधे वोल्ट के बैटरी से उसे चार्ज कर दोगे कभी? ना। तो 1 वोल्ट का बैटरी है, वो 5 वोल्ट के बैटरी से तो हम चार्ज कर सकते हैं, रिचार्जेबल बैटरी है। तो उस समय हम क्या करेंगे? 5 वोल्ट वाला डिस्चार्ज होगा, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, और आप जो 1 वोल्ट को चार्ज कर रहे हो तो उसके पॉजिटिव टर्मिनल से भीतर जाएगा करंट, तो पॉजिटिव से भी भीतर जाता है करंट। वैसे कंडीशन में जब वो बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो रहा होता है तब कहलाता है कि वो चार्ज हो रहा है, वो सिस्टम को एनर्जी नहीं दे रहा, सिस्टम अच्छा, से एनर्जी मतलब छीन के अपने पास रख रहा है। इसमें प्लस प्लस तो के बीच उतना मत दिमाग लगाओ ना, कहाँ से आएगा कहाँ जाएगा। तुम तो दोस्त और दुश्मन देख लो यार। सर हो सकता है। क्या यहाँ पर तुम यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस यार, नोडल एनालिसिस में क्यों मैंने आधे घंटे खराब किए यार? यदि तुम ये पार्ट फिर तुम दुखी कर दोगे मुझे, तो मैंने आधे घंटे क्यों लगाए वहां पे? बताओ, 0 से 9 तुम खुद नहीं पहुंच गए? यस सर। तो फिर कहाँ से दुखी हो रहे हो? नहीं सर, हो सकता है 25 बैटरी हो बीच में, तो तुम या तो नोडल एनालिसिस गड़बड़ करोगे या ये गड़बड़ करोगे। नोडल एनालिसिस तो ये हुआ, कौन सा बड़ा काम हुआ? इधर से करंट आया किधर गया, मुझे क्या लेना देना? नोडल एनालिसिस में तुम कई बैटरी में देखोगे पॉजिटिव में करंट घुस रहा है, और कई बैटरी में देखोगे पॉजिटिव से करंट निकल रहा है। कोई जिसमें से पॉजिटिव से करंट निकल रहा है वो डिस्चार्ज हो रहा है, जिसके पॉजिटिव में भीतर घुस रहा है वो चार्ज हो रहा है।
इस बात को समझो, कहीं से भी करंट निकलते दिख ओके सकता है। वो डिपेंड करेगा सर्किट में कौन डिस्चार्ज हो रहा है और कौन चार्ज हो, इस बात को समझो। ठीक है। ठीक है। और पोटेंशियल ड्रॉप को कैसे लिखते हैं वो नोडल एनालिसिस में मैंने बताया। या तो वो अप्लाई, दो दुश्मन, दो बैल होंगे, सर से सर टकराएंगे, तो वहां वो दुश्मन है एक दूसरे के और एक दूसरे को धकेल रहे हैं एक ही डायरेक्शन में जाने के लिए, तो सपोर्टिव मान लूंगा उनका। तो यहाँ पर वो बैलों की तरफ देखो ना, ये 5, 3 और 2 वोल्ट वाले बैल तो जुड़ गए सारे, 5 + 3 + 2। और यहाँ पर देखो 5 और 6 तो एक डायरेक्शन में है, लेकिन 2 वाला अपोजिट है, तो 5 + 6 हो जाएगा माइनस। ठीक है। और अब बताओ मुझे, ऊपर वाला जो सर्किट है इसमें 15, 5 और 10 दोस्त हैं या दुश्मन है? सब कोई सोचो। अरे 15 के प्लस से करंट निकल करके 5 वाले के माइनस में जा रहा है, ये प्लस दोस्त हुए या दुश्मन? दोस्त। और 5 वोल्ट वाले से 10 वोल्ट वाले में जा रहा है, 5 वोल्ट के पॉजिटिव से निकल के 10 वोल्ट, तो दोस्त हो गए। तो दोस्त दोस्त और दोस्त, 5 + 10 + 15। ये सीरीज वाले केस में केवल करेंगे, सीरीज का मतलब एक ही करंट चक्कर लगा है। और बताओ वो जितने रेजिस्टेंस दिख रहे हैं वो आपस में क्या है, दोस्त या दोस्त, मतलब वो सारे सीरीज में है ना, एक ही करंट गुजर रहा है। तो वो हो गया 2 + 3 + 1 + 4 + 5, सारा कर दो, डिवाइड कर दो, करंट आ गया। अब यदि कोई कहता है VA - VP बताओ, ए का पोटेंशियल बताओ, तो VA - VP लिखना सीख चुके हो। वाले का पोटेंशियल 0 है आपको पता है, तो VA निकल के चला आएगा। VA - VP कैसे लिखते हैं? उंगली लेके चलते हैं A से P तक। सर ये तो आपने ही नहीं बताया। अरे लूप रूल में जैसे बताया था वैसे ही, हम अभी पूरा लूप में नहीं घूमना चाहते, हम कहां से कहां आना चाहते हैं, ए से पी। तो 2 रास्ते हैं, या तो नीचे से चल के आएंगे या ऊपर से चल के आएंगे। मैं ए से पी तक ऊपर से चल के आना चाहता हूँ, उंगली लेके चलो, उंगली लेके चलो, ए वाले पॉइंट पे उंगली रख करके चलो, ए से उंगली लेके ये कलम लेके मैं चलता हूँ, करंट के अपोजिट आ रहा हूँ -IR, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिला +10, करंट के अपोजिट चल रहा हूँ -IR, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिला +5, करंट के अपोजिट चल रहा हूँ कलम लेके -IR, और पी तक पहुंच गया, रुक गया, V - VP मुझे मिल गया। ध्यान से देखो, VA - VP -2 × 1 +10 -2 × 3 +5 -2 × 2, सॉल्व करके देख लो ये कितना आ गया, 3 वोल्ट। तो ए का पोटेंशियल मिल जाएगा 3 वोल्ट। यदि ये ग्राउंडेड नहीं होता और तब कोई कहता कि ए का पोटेंशियल बताओ, इसका मतलब वो मास्टर आधे नींद में था, क्वेश्चन गलत कर दिया। क्योंकि आपको सर्किट के किसी 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस तो बता आप सकते हो ऐसे ही लूप में चल के, लेकिन पोटेंशियल तभी बता सकते हो जब किसी एक का पोटेंशियल आपको पता हो। तो जिस पॉइंट को आप ग्राउंडेड कर देते हो उसका पोटेंशियल आपको पता चल जाता है। तो वहां जिस किसी भी और पॉइंट का सर्किट में पोटेंशियल पूछा जाए, वहां से उस 0 वाले तक चल के देख लो। लूप रूल में जैसे उंगली लेके चलते थे, चलो किसी भी रास्ते से चलो, रिजल्ट क्या है, और वो फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो बोल दो। तो ये जो कहलाता है किसी पॉइंट का पोटेंशियल लिखने का तरीका। हाँ, ग्राउंड जब तक नहीं दिखाए या किसी पॉइंट का पोटेंशियल आपको कह नहीं दे कि इतना मान लो 50 वोल्ट, तब तक आप ये काम नहीं कर सकते। उसके बिना यदि ग्राउंडेड नहीं है तो किसी सर्किट के किसी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हो, VA - VP। भी तभी बता पाओगे जब P का 0 आपको पता है। अरे ये पॉइंट थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ सबके? यस सर। पायल, सिमरन, पायल, हाँ जी सर। और वेदांत? यस सर। अरे मैं चिल्ला के बोलता रहता हूँ, थोड़ा धीरे धीरे बोल के समझाऊं क्या जैसे एक बार? सर नहीं आ गया समझ। पक्का? यस सर। देखो इस तरह के खूब क्वेश्चन मिलते हैं और बच्चे चाहते हैं इनमें भी कोई नया रूल होगा। अरे कोई नया रूल नहीं यार, बैटरी है ना, सबका पोटेंशियल इकट्ठा कर दो, बस हो गया, और रेजिस्टेंस इकट्ठा करके डिवाइड कर दो, करंट आ गया, और लूप रूल वाला टुकड़ा टुकड़ा खेल करके तुम पोटेंशियल डिफरेंस लिख दे सकते हो कहीं से भी किसी भी 2 पॉइंट के बीच का। इतना सा काम करना है। और यदि ये पॉइंट आपके समझ में आया हो तो आप एक पॉइंट और इसकी प्रैक्टिस कर लो। आप में से कई बच्चे का मन नहीं मानता है VA - VB कैसे लिखें। देखो तो VA - VB कैसे लिखेंगे? लक्ष्य, उंगली के चलना शुरू करो और बोलो क्या लिखोगे प्लस माइनस। लक्ष्य पहले वाले एग्जांपल में। यस सर।
VA माइनस VB, ए से बी की तरफ उंगली लेके चलो। पहले क्या मिला, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, तो प्लस लिखेंगे, +20। आगे बताओ, करंट के डायरेक्शन में उंगली लेके चल रहे हैं तो प्लस IAR, +2 × 3। फिर बैटरी का माइनस टर्मिनल मिला तो -5। करंट नहीं देखते बैटरी के देखने पे। और आगे फिर रेजिस्टेंस दिख रहा है, उसमें करंट के डायरेक्शन में उंगली लेके चल रहे हैं, +IR, +2 कर लो, 3 वोल्ट हो गया VA माइनस VB। और यही काम यदि VB माइनस VA लिखते, उंगली लेके चलते, देखते वो -23 आता। चलिए अगला वाला एग्जाम्पल, वेदांत आप बताइए मुझे अगले वाले एग्जाम्पल, नेक्स्ट सेकंड एग्जाम्पल में कैसे लिख रहे हैं VA माइनस VB। 4 × 5 हाँ, +4 -3 × 5 -3, बहुत बढ़िया। और अगला वाला 4 × प्लस, 1 बहुत बढ़िया। और फिर -1। हाँ, तो आप बिना देखे सॉल्यूशन बिना देखे खुद से अक्ल लगा के बोल दो। यदि ऐसा कर सकते हो, मैंने आपको लूप का ये आइडिया मिल गया कि टुकड़े में कैसे उंगली लेके चलेंगे और कैसे लिखेंगे। अच्छा, ए से बी का यहाँ पर कैसे लिखेंगे, पायल आप बताओ, VA माइनस VB कैसे लिखेंगे तीसरे वाले क्वेश्चन में। 1 2 ये 3 जहाँ मार्कर रखा हुआ है, ये कर्सर है माउस का। सर 2 × 5। 2 × 5, बहुत बढ़िया। फिर -10 या +10, माइनस परफेक्ट, टर्मिनल। क्योंकि पहले छोटी डंडी मिली बैटरी की, निगेटिव वाला टर्मिनल मिला तो माइनस, बैटरी का पॉजिटिव वाला टर्मिनल मिलता तो प्लस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमरन आप बताइए नेक्स्ट, जहाँ कर्सर है माउस का, ए सर से 2 बी। × 3 + 8। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रचित सिंगला आप बताएं, रचित सिंगला, सर VA माइनस VB। हाँ सर। सर ये छोटी डंडी और बड़ी डंडी मिलने का क्या है? ये बालक, माइनस या प्लस कैसे डिसाइड करोगे, प्लस लिखूं वोल्ट या माइनस लिखूं वोल्ट। सर अगर प्लस पहले आता तो प्लस आएगा, हाँ, माइनस प्लस पहले आता है आता तो तो। प्लस लिख दोगे, पहले माइनस आता है तो माइनस लिख दोगे। छोटी डंडी निगेटिव, बड़ी डंडी पॉजिटिव, छोटी डंडी निगेटिव, बड़ी डंडी पॉजिटिव, छोटी डंडी लोअर पोटेंशियल, बड़ी डंडी हायर। और सोचो ना, हम उंगली लेके जिधर जिधर चलते हैं तो VM माइनस VN कहते हैं ना, तो निगेटिव वाला पहले आएगा तो निगेटिव लिखा जाएगा, छोटी डंडी पहले आएगा तो निगेटिव लिखा जाएगा VM माइनस VN। सर पर अगर छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ नहीं रहा। अरे यार, तुम भूल जाते हो 2-2 मिनट पे, भूल जाओ, मैं फिर से समझाता हूँ, घबराओ मत। ये सीखना है, हम सबको सीखना है, ये कंफ्यूजन सबको होता रहता है, और 3 साल कंफ्यूजन होता है, घबराओ मत। यहाँ मुझे ये बताओ, यहाँ पर मैंने नाम कहा VM, और यहाँ मैं नाम कहता हूँ VN। अब मुझे बताओ, जब मैं
मुझे कर दिया बाबा 4 घंटे अभी दिया है नया आ जाए। अरे बीच में बंद हो गया था यार लैपटॉप। अभी आप लोग फिर से देखो और मुझे आराम से बताओ, ये हम लोग सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक, यहाँ देखिए मैंने यहाँ रख दिया है ए, उसके बाद रख देते हैं बी, यहाँ रख देते हैं एम, यहाँ रख देते हैं एन। अब मुझे ये बताइए एम और एन में हायर पोटेंशियल कौन सा है? एम और एन में एन हायर पोटेंशियल। तो अब वीएम माइनस वीएन उंगली लेके जब मैं चलता हूँ लक्ष्य, तो क्या रखते हैं दिमाग में? एम से एन की तरफ चलते वक्त मेरे दिमाग में वीएन माइनस वीएम लिखना है या वीएम माइनस वीएन लिखना है? एन माइनस एन। तो वीएम माइनस वीएन पॉजिटिव चाहिए या निगेटिव होना चाहिए मेरे लिखने के लिए? हाँ, तो मेरे लिखने के लिए वो निगेटिव है। ये परंपरा है, ये उस परंपरा को तुम बदल भी सकते हो। यदि तुम उंगली लेके चलते हो, तुम्हारे दिमाग में है कि हम फाइनल माइनस इनिशियल लिख रहे हैं, तो तुम पॉजिटिव लिखोगे। लेकिन फिर तुम दूसरे केस में भी गड़बड़ बदल जाएगा तुम्हारा। जैसे मैं एडी लिखूंगा, तो मैं यहाँ क्या लिख रहा था -5 और यदि मैं बात करता हूँ VA माइनस VP, VA और माइनस VP, यदि VA माइनस VP मैं लिखूंगा, तो VA माइनस VP के लिए बताओ A और P में कौन हायर पोटेंशियल, कौन लोअर पोटेंशियल? ए हायर। A, तो A हायर होगा तो मैं क्या लिखूंगा? इसके लिए मैं लिखूंगा +20। अब यदि तुम्हारे दिमाग में आता कि नहीं सर, मैं तो A से B की तरफ जाने का, A से P की तरफ जाने का मतलब मेरे दिमाग में VP माइनस B है, तो तुम निगेटिव इसे लिखते। ये तो कन्वेंशन हुआ ना, तो किसी एक कन्वेंशन को तो पकड़ के तुम चलोगे ना। तो ये कंफ्यूजन मतलब एक कन्वेंशन को ही पकड़ेंगे और उसको चलेंगे। अच्छा तुम बताओ VP माइनस VM को कैसे सोचेंगे? सर अगर क्या सोचता हूँ, मैं अपने हिसाब से लेके चलता हूँ तो गड़बड़ होगा। तुम अपने हिसाब से लेके चलते हो तो सारे जगह फिर अपने हिसाब से लेके चलो। तुम अपने हिसाब से बताओ तो VP माइनस VM तुम क्या लिखोगे? तुम अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से मत सोचो। तुम अपने हिसाब से क्या लिखोगे? +IR लिखोगे या -IR लिखोगे? माइनस। और मैं क्या लिखूंगा? प्लस। तो ये अंतर है ना यार। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे कन्वेंशन के हिसाब से, तो तुम मेरे कन्वेंशन के हिसाब से जो प्लस होगा वो तुम्हारे कन्वेंशन के हिसाब से माइनस होगा। तो तुम अपना कन्वेंशन फॉलो कर लो, मैं नहीं कहता। यदि तुम अपना कन्वेंशन फॉलो कर रहे होगे ना, तो उंगली लेके कहाँ से, ध्यान से देखना, तुम उंगली लेके कहाँ से कहाँ तक आओगे? पहले एग्जाम्पल में आओ, तुम उंगली लेके कहाँ से कहाँ तक आओगे? A से B, और तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? VB माइनस VA। ये क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो यही आ रहा है ना, जब तुम A से B जाते तो यही रहता है ना। अब लिखो तो तुम अपना कन्वेंशन से लिखना शुरू करो। तो पहले तुम क्या लिखने वाले थे? पहले क्या लिखोगे? -20, क्योंकि आगे गए कम हो गया। चलो अगला वाला क्या लिखोगे तुम? -IR या +IR? -6। बहुत बढ़िया। अगला क्या लिखने वाले हो? +6 तो +5। ठीक, आगे क्या लिखने वाले हो? -2। -2। चेक करो तो कितना आया? -23। और मेरा वाला कितना आया था? +20। तो मैं VA माइनस VB बोल रहा हूँ +23, तुम VB माइनस VA बोल रहे हो, तो -23 होना ही था। ये आइडिया समझ में आया?
गलत मेरे तो नहीं है दिमाग सर? में है, जब गलत क्यों होगा यार, वो तो सही है ना। आज तुम अपने हिसाब से, मैंने परंपरा के बारे में क्या खासियत होती है कि इंडिया में परंपरा है कि लेफ्ट, गाड़ी चलाए तो लेफ्ट की तरफ, और फ्रांस जाओगे तो आईआईटी से पास आउट होने के बाद दुनिया जा सकते हो, फ्रांस में तुम कार लेके घूम रहे हो तो वहां पर है कीप राइट, तो तुम्हें वहां तो राइट में ही चलाना पड़ेगा ना यार। तुम कहोगे कि नहीं फ्रांस वाले पागल है, या मैं इंडिया में कहूँ कि वो इंडिया वाले पागल है, ये तो बेकार की बात है। कि जहाँ का जो नियम है वो अप्लाई करो, गाड़ी वहां भी चलेगी, गाड़ी यहाँ भी चलेगी। लेकिन इंडिया से जब लोग जाते हैं फ्रांस घूमने के लिए तो रेंट पे कार भी मिलती है, लेकिन वो खुद नहीं ड्राइव करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी हैबिट क्या है, उनकी हैबिट है लेफ्ट, कीप लेफ्ट, हमेशा वो लेफ्ट में रहना चाहेंगे, ओवरटेक राइट से करना चाहेंगे। फ्रांस की अच्छी गाड़ी की अच्छी स्पीड, फिर यदि कुछ गड़बड़ होगा तो फिर तो वहीं पे सब कुछ हो जाएगा। इस वजह से जनरली वो खुद ड्राइव नहीं करते। इसका मतलब कोई एक कन्वेंशन जब सीख जाओ तो उसको फॉलो करो, मेरा कन्वेंशन मत मानो, फिर तुम अपना कन्वेंशन पकड़े रहो, उसी पे चलो, और तुम्हारे दिमाग में क्लियर व्यू रहे कि तुम क्या कर रहे हो। सर जैसे एक चीज और बता दो। हाँ बोलो सर ये जो रेजिस्टेंस ले रहे हैं हम, उसमें कौन सा हायर है और कौन सा लोअर है? वो कैसे डिसाइड करेंगे? करंट किधर जा रहा है, पी से एम जा रहा है या एम से पी जा रहा है? पी से एम। तो हायर करंट किधर फ्लो करता है? ठीक है सर। हायर से लोअर। तो बैटरी में नहीं देखेंगे करंट किधर जा रहा है, ठीक ना। बैटरी का जब लिख रहे हैं तो वो उसमें बड़ी डंडी हायर पोटेंशियल, छोटी डंडी लोअर पोटेंशियल, यदि आइडियल बैटरी है, आइडियल सेल है, बड़ी डंडी हायर पोटेंशियल, छोटी डंडी लोअर। लेकिन जब बात करेंगे रेजिस्टेंस में, तो रेजिस्टेंस में हम करंट किधर जाता है वो जब तक नहीं पता है तब तक आप हायर लोअर की बात नहीं कर सकते। हाई करंट हमेशा हाई से लो के डायरेक्शन में दिखाते हैं। पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन कन्वेंशनल डायरेक्शन है करंट का। यदि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखेंगे तो करंट के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। चलिए बहुत बढ़िया। और अपना आपका जो कन्वेंशन हो, कंफ्यूज मत हो ना, मेरे वाला मत फॉलो करना, तुम अपना फॉलो करो, कॉन्फिडेंट रहो। और मेरा वाला भी देख लिया तो तुम्हें अंदाजा लग गया कि हाँ दूसरा कन्वेंशन भी होता है, बस इतना। आपके जिनके जो कन्वेंशन है ना, एक कन्वेंशन को अपने दिमाग में सेट करो और फिर उन पे फॉलो करो। मेरे हिसाब से मैं क्या करता हूँ, उंगली लेके किसी एक डायरेक्शन में चलता हूँ। उंगली लेके करंट के डायरेक्शन में उंगली गुजरी रेजिस्टेंस के ऊपर से तो प्लस आई आर, यदि पहले नेगेटिव टर्मिनल मिला तो माइनस भी, यदि करंट के अपोजिट गुजरता हूँ तो उंगली लेके किसी रेजिस्टेंस के ऊपर से तो माइनस आई आर, ऐसे लिखते चलते हैं। ओके सर, बहुत बढ़िया। अब देखिए ध्यान से, तो यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, कंफर्टेबल जोन में है, ऐसा मैं मान लूं? यस सर। ठीक, तो हम लोग सर्किट एनालिसिस सीखने लगे। अभी क्या हुआ, दो पार्ट इसके हैं। एक पार्ट होगा कि आई डी क्यू बाई डी टी मैं आपको समझाऊं, रुक के आराम से, उसको भी समझेंगे। लेकिन चूंकि हम लोगों ने कैपेसिटेंस पढ़ा, तो कैपेसिटेंस पढ़ने का फायदा यहाँ मजे हमने ले लिए कि यार वहां भी सर्किट एनालिसिस करते थे, जंक्शन रूल, लूप रूल, ये वो, यहाँ भी हमने वो सारे अप्लाई कर डाले। और लगे हाथों 2 मिनट टाइम देके इसे देख लो, 2 ही मिनट लूंगा जाते जाते। यहाँ देखो तो किरचॉफ्स लूप रूल क्या कह रहा है। ये 2 लूप दिख गए, इनमें आप नोडल एनालिसिस यदि अप्लाई करने की सोचोगे तो देखो कितनी मूर्खता होने वाली है। यहाँ तुम 0 मानोगे, यहाँ हो जाएगा 10, उसके आगे लेना पड़ेगा तुम्हें x, उसके आगे लेना पड़ेगा y, उसके आगे लेना पड़ेगा z, पता नहीं कहाँ 25 अननोन आ जाएंगे। यदि ऐसा सर्किट होता है और उसमें कोई नोडल एनालिसिस अप्लाई कर रहा है तो 1 नंबर का बेवकूफ है। उसमें यहाँ कौन फायदा देगा, तो यहाँ किरचॉफ्स लूप रूल ही फायदा देगा। और आप क्या करो, कोई बैटरी से, किस बैटरी से कौन करंट निकला में अकल लगाओ ही मत यार, 2 वेरिएबल ले लो, दोनों लूप में चला दो। बोर्ड के लिए नहीं, बोर्ड के लिए जो स्कूल वाले कहे करना, ये शॉर्टकट है एग्जाम में, आईआईटी के एग्जाम में यूज करने के लिए। कोई भी करंट अप्लाई कर दो। देखो पहले वाले लूप में मैंने क्लॉकवाइज चक्कर लगाया I1 और दूसरे वाले लूप में एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाया I2। सर आपने ये डायरेक्शन क्यों लिया यार, कैलकुलेशन मुझे करने हैं ना, मैं कोई भी डायरेक्शन मान सकता हूँ। यदि I1 सॉल्व होकर पॉजिटिव आ गया तो यही डायरेक्शन होगा, नेगेटिव आ गया तो इसके अपोजिट कर दूंगा। I2 यदि सॉल्व होकर ये पॉजिटिव आया तो यही डायरेक्शन रहेगा, नेगेटिव आ गया तो अपोजिट डायरेक्शन में घूमता देखेंगे। अब अगला पॉइंट, ऐसा लेने पर 1 ओम में कौन गुजरेगा, I1 या I2? तो 1 ओम से दोनों गुजरेंगे, 1 ओम से I1 प्लस I2 गुजरता दिखेगा। अब लक्ष्य देखना ध्यान से, मेरे कन्वेंशन के हिसाब से मैं लूप रूल लिख रहा हूं लेफ्ट साइड वाले में, लेफ्ट लूप में देखिए 2 into I1 प्लस
प्लस 1 इंटू I1 प्लस I2 प्लस 6 माइनस 2 प्लस I1 इंटू 3 माइनस 10 प्लस 1 इंटू I1 0 इक्वल्स टू 0। जबकि आपका जो रूल है लक्ष्य, उसके हिसाब से देखिए क्या लिखेंगे आप, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू I1 माइनस 2 इंटू I1 प्लस I2, उसके बाद माइनस 6 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 3 इंटू I1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू I1, आपका ये आएगा इक्वल्स टू 0। सर आपके हिसाब से कर लूंगा, वो मैं उस टाइम पे ना कंफ्यूजन हो रही थी दोनों में। नहीं, कोई एक क्लियर रूल हो आप गया। फॉलो करो, कोई एक रूल फॉलो करो और उसको उसके पीछे टिके रहना है यार, बदल नहीं देना है। मैंने क्या कहा, अब यदि तुम फ्रांस गए इंडिया से और तुमने कॉन्फिडेंस से गाड़ी रेंट पे ले ली, आज मर्सिडीज ड्राइव करना मैंने रेंट पे ले लिया, तो यार अब कॉन्शियस रहो, यार मर्सिडीज मैं चला तो रहा हूँ लेकिन चला रहा हूँ कहाँ पे, फ्रांस में, मुझे कीप राइट फॉलो करना है। मतलब यदि अगल बगल वाले से बात भी मैं कर रहा हूँ, अपने साथ जो बैठे हुए हैं फ्रेंड, तो कॉन्शियस रहूं कि मुझे कीप राइट फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि मैंने थोड़ी सी गलती की, अपना लाइफ भी स्टैक पे है, बगल वाले का भी लाइफ स्टैक पे है, नहीं तो सामने वाले का लाइफ स्टैक पे है जिसको हिट करने वाला हूं। तो इसका मतलब है कि मैं यदि शहर बदलूंगा फिर भी चलाने का मूड है मेरा, गाड़ी में चलाऊंगा गाड़ी लेके रेंट पे, तो मेरे अपने सोच में एक कॉन्शियसनेस रखना होगा कि मैं दूसरे का रूल कंट्री में हूँ, दूसरा रूल है, मैं उसे फॉलो करूँ। और यदि वो कॉन्शियसनेस मेरे में नहीं है, और ये इवन यहाँ क्या, यूएस जाओगे वहां भी शायद ऐसा ही है कि फ्लाइट वाला कुछ चक्कर, जिसके कारण वहां भी, या वहां से यहाँ आए थे कई मेरे रिलेटिव, तो वो नहीं ड्राइव किए, क्यों कहे कि नहीं यार मेरा हैबिट अभी छूटा हुआ है, यदि मैं यहाँ ड्राइव कर लूंगा तो वहां जाके फिर मुझे टेंशन होगा, मुझे 6 महीना फ्री लगेगा अपने को नॉर्मल करने में, उस माहौल में, उस तरह से कीप राइट वाले ड्राइविंग में ड्राइव करने में। तो आप चूंकि IITian होने वाले हो, तो आप में तो ऐसा कैपेबिलिटी रहेगा, तो आप जिस जगह जाओ उसका तुरंत अडॉप्ट कर लोगे, आप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेबिलिटी रहेगी, लेकिन कॉन्शियस हो करके। यदि कॉन्शियसनेस हटेगा ना तो हम टेंशन में आएंगे। ठीक, चलिए यहाँ देखिए, राइट वाले लूप में चलते हैं, मेरे वाले स्टाइल में, करंट के डायरेक्शन में देखो, ऊपर वाले कॉर्नर जहां कर्सर है माउस का, वहां से 4 इंटू I1 माइनस 4 प्लस I1 प्लस I2 इंटू 1 प्लस 6 प्लस I2 इंटू I2 माइनस 3 प्लस 1 इंटू I2 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशन बन गया, सॉल्व कर लो, हर एक जगह का करंट आ गया, हर एक जगह का वोल्टेज आया, पोटेंशियल डिफरेंस जो भी बताना हो बता सकते हो। ये किरचॉफ्स लूप रूल हो गया, यही लूप रूल की यहाँ 2 में प्रैक्टिस करवाया गया है। यहाँ देखो ऊपर वाले लूप में क्लॉकवाइज और नीचे वाले लूप में एंटी क्लॉकवाइज मैंने घूमना शुरू किया और लूप रूल लिख दिया, 2 इंटू I1 प्लस 8 3 इंटू I1 प्लस I2 प्लस 5 प्लस I1 इंटू 1 इक्वल्स टू 0। उसी तरह राइट वाले लूप में गए, नीचे से शुरू किया या ऊपर से ही आए, 3 इंटू I1 प्लस I2 प्लस 5 प्लस 3 इंटू I2 माइनस 10 प्लस 4 इंटू I2 इक्वल्स टू 0। काम खत्म, 2 इक्वेशन हो गया। ऐसे ही नीचे वाला हो, ऐसे इसके नीचे वाला इक्वेशन है, इन्हें आप सॉल्व कर सकते हो। ये आपके PDF ऑलरेडी आपके पास है, आप इन्हें ट्राई कर सकते हो अपने PDF में। ये भी पॉइंट क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत? सिमरन ओके? यस सर। पायल आप भी समझ गए हैं ये थोड़ा बहुत? हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। तो किरचॉफ्स लूप रूल जो है कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में काम आएगा। और ये जंक्शन रूल देख लो एक नजर, ये 10 वोल्ट 20 वोल्ट 5 ओम के इधर है 0 वोल्ट, 5 ओम के इधर है 0 वोल्ट, जो लिखा हुआ नहीं दिख रहा है आप 0 वोल्ट, वो मेरे दिमाग में था, मैंने सॉल्व किया हुआ है 0 वोल्ट से, मैं लिख दे रहा हूँ 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट। अब मुझे बताइए यहाँ कैसे हम x निकालेंगे, जंक्शन का पोटेंशियल। और एक बार जंक्शन का पोटेंशियल निकल जाएगा तो हर एक जगह का करंट निकल आएगा। तो जंक्शन का पोटेंशियल निकालते वक्त मैंने माना 10 वोल्ट से x तक आया करंट, 20 वोल्ट से x तक आया और x से 0 की तरफ गया, तो I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3 लिख दिया, क्योंकि किरचॉफ जंक्शन रूल कहता है जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा, I in इक्वल्स टू I। और करंट I1 कैसे लिखते, 10 माइनस x बाई 2, 10 माइनस x क्यों, क्योंकि हायर से लोअर करंट जाता है, तो 10 से x छोटा होगा, 10 माइनस x बाई 2, ये आपके मानने के हिसाब से। I2 कैसे लिखे, तो 20 माइनस x बाई 3, और ये I3 कैसे लिखे, x माइनस 0 बाई 5, इक्वेट कर दिया, तो दो लेफ्ट I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3, सॉल्व कर लेंगे, x आ जाएगा तो करंट हम बता दे सकते हैं। तो नोडल एनालिसिस आप सीख गए, लूप रूल सीख गए, बैटरी को इफेक्टिव करना सीख गए। अगले टर्न पर मैं बैटरी के नॉन आइडियल कंडीशन की चर्चा करूंगा,
जब बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, उस समय एक टर्म बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग केस, ओपन सर्किट में क्या होगा, करंट डिस्चार्जिंग में क्या होगा, चार्जिंग में क्या होगा, फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे ये नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं आज। टाटा, बाय बाय, बाय सर। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, बाय और सर। सिमरन और पायल आप लोग ना, या सब कोई चाहे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो बाद वाला पीडीएफ मिला है उसमें खूब आसान आसान क्वेश्चन का सेट है, 50, 60, 100, 200, उसमें शुरू से 100 क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा। कल बैकअप में मत आइएगा पायल और सिमरन, आप अब मेन क्लास में ही 50 क्वेश्चन शुरू का ट्राई कर लीजिएगा, नया वाला पीडीएफ जो गया है आपके पास उसमें से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। ठीक है, पहले शुरू में आप ओके सर। उसमें से मुझसे सर, पूछ लीजिएगा। कौन सा वाला पीडीएफ? एक नया आपको एक पीडीएफ भेजा था जिसमें कौन कौन सा है, करंट भी है पीडीएफ में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटेंस भी है, पोटेंशियल भी है, वो सब कुछ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक एक्सरसाइज है, वो नया वाला का मतलब एक पिछले वीक गया होगा या उसके पिछले वीक गया होगा। ठीक है सर। हाँ, उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले पार्ट में आप 50, 60, 100 क्वेश्चन ट्राई कर लो और मुझसे अगले टर्न पे 15-20 मिनट पहले वही पूछो, उसके बाद हम करंट में गेम खेलेंगे। ठीक, अभी के लिए मात्र इतना ही, बाय बाय।